चलिए हम लोग जुड़ जाते हैं। आज हम लोग का जो इम्पोर्टेंट क्लास है 3 बजे का। अब ये क्लास रेगुलर होगा। ये क्लास 1 है जो कि मैंने कल शेड्यूल जारी किया था। उस शेड्यूल के हिसाब से 3 बजे का क्लास जनरल साइंस का होगा, जिसमें हम लोग एसएससी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमको एनटीपीसी, ग्रुप डी और पुलिस, बैंक, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ फैक्ट भी जानेंगे, उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी जानेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, 3 बजे वाला क्लास को। और जीके खजाना, भूल न जाना आना, ये क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा रात 8 बजे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पीडीएफ तो ज़रूर लेना चाहिए। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। अगर टेलीग्राम ग्रुप आप इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर वहाँ भी मैंने पीडीएफ देता हूँ। वहाँ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए क्लास को। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, पहला क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीन, एथिलीन, ओनली ए एन डी या जिब्रेलिन? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी फास्ट में कमेंट कीजिए आप लोग। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा जो कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो ऑक्सीन जो है आपको पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, यही है जो कौन सा हार्मोन पौधे के लिए वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो ऑक्सीन। इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, फ्रिक्टस वार्नोट बैट ने पहली बार 1920 के दशक में पौधे की वृद्धि में ऑक्सीन और उनकी भूमिका का वर्णन किया था। ऑक्सीन हार्मोन है जो विकास को उत्तेजित करता है। ऑक्सीन जो ये ऐसा हार्मोन है जो विकास को उत्तेजित करते हैं। और जो है पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन? ऑक्सीन, साइटोकैनिन, गिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड ये सब जो है पौधे में पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? बताइए, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है एविल्सिक एसिड, फ्लोरिजन, एथिलीन या ये सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एथिलीन। एथिलीन जो है आपको गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, एथिलीन पौधे की वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करता है। एथिलीन सबसे अच्छा फलों को पकाने के लिए जाना जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन की जरूरत पड़ती है और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सी या 0 डिग्री सी या -8 डिग्री सी या 4 डिग्री सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पानी किस घनत्व पर अधिकतम होता है, तो ये आपको हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है अधिक होता है। पानी का तापमान घनत्व अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं। देखिए, ये जो है आपको पानी का जो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होता है। इस पर जो है दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विकर्णों में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? जो भी विकर्ण है यहाँ पर दिया हुआ दृश्यमान, एक्सरे, पैराबैंगनी, ये सभी, मतलब इसमें पूछ रहा है जो इस किरणों में से सबसे अधिक ऊर्जा किस किरण में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे। एक्सरे में जो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा विकिरणें होती है, अधिक ऊर्जा भी होती है। इसमें विकिरणों में सबसे अधिक ऊर्जा एक्सरे में होती है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विकिरणों का निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में सही क्रम है। देखिए, मतलब विकिरणों जो है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, उसका जो है इस प्रकार से क्रम है। एक्सरे में सबसे अधिक होता है, उसके बाद पैराबैंगनी में होता है, उसके बाद दृश्य प्रकाश में होता है, उसके बाद अवरक्त में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखिए, रेडियो तरंग के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो सबसे कम ऊर्जा होती है उसकी गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा हो जाती है। क्या होता है? गामा किरणों में उच्चतम ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कीट जनित रोग नहीं है? कौन कीट जनित रोग नहीं है? तो काला जड़, मलेरिया, बेरी या प्लेग। बताइए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेरी जो है आपको कीट जनित रोग नहीं है। बेरी कीट जनित रोग नहीं है, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए, बेरी कीट जनित बीमारी नहीं है, यह विटामिन बी या थायमिन की कमी के कारण होता है। क्या होता है? बेरी जो बीमारी है आपको विटामिन B1 या थायमिन के कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्राणी कोशिका में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राणी कोशिका में मौजूद नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन इस प्रकार है, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या ये सभी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है आपको प्राणी कोशिका में मौजूद नहीं होता है। कोशिका भित्ति जो है प्राणी कोशिका में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए, पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं को प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पॉलीसेकेराइड की एक कठोर परत, शैवाल और उच्च पादपों में ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज के होते हैं। क्या होते हैं? सेल्यूलोज के बने ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक संबंध है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से सबसे अधिक गैस कौन सा गैस का संबंध है? 7 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें आपको सबसे अधिक मनुष्य के निम्नलिखित में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपको हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक संबंध दर्शाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अधिकतम दर्शाता है। ये आपको हीमोग्लोबिन में जो है अधिक मात्रा में दर्शाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तुलना करने के पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो है अधिक संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है? किस तकनीक के उपयोग से फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सर्दन ब्लॉटिंग के जरिए, ऑप्शन नंबर सी, सर्दन ब्लॉटिंग के जरिए जो आपको इस तकनीक के जरिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। देखिए, सर्दन ब्लेंटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग रक्त या ऊतकों के नमूनों में एक विशिष्ट डीएनए और अनुक्रम को पता लगाने के लिए किया जाता है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। देखिए, एक प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग जेल के इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके अलग अलग टुकड़ों में डीएनए के एक नमूनों को काटने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है उसको मैच किया जाता है, जिसके हैंड से मिलता है तो फिंगरप्रिंट वहाँ पर मैच होता है। ठीक है, और डीएनए के टुकड़े तेल से झिल्ली की सतह पर हस्तांतरित हो जाती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, रिकेटस डैश की कमी के कारण होता है। रिकेटस जो है आपको डैश की कमी के कारण होता है। किरोटिन की कमी के कारण, थायमिन की कमी के कारण,
साइनोकोबालिन के कमी के कारण, एग्रोकैल्सीफेरोल की कमी के कारण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो किसके कमी के कारण होता है, तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर एग्रोकैल्सीफेरोल के कारण, कैल्सीफेरोल के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कैल्सीफेरोल जो है आपको विटामिन D2 का उपयोग थाइपोथायराइडिक्स पैथराइड ग्रंथियों के कार्यों में कमी के इलाज के लिए किया जाता है। इसका जो है इलाज, इसका उपयोग रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों को नरम होने या रक्त में फास्फोट के निम्न स्तर हाइप्रोफोस्फेटिया के लिए भी किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क को कवर करने वाली सबसे आंतरिक झिल्ली क्या का नाम क्या है? मस्तिष्क को कवर करने वाली सबसे आंतरिक झिल्ली का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पिया मेटर। पिया मेटर के जो है आपको सबसे आंतरिक झिल्ली है मस्तिष्क का। ठीक है, देखिए पिया मेटर एक पतला रेशेदार ऊतक है जो पानी और छोटे छोटे विलय के लिए परागम्य और पिया मेटर रक्त वाहिनियों को जोड़ने और मस्तिष्क को पोषण प्रदान करने के लिए अनुमति देता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर क्लास अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।